नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान शास्त्र पर। और हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। 7 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 का जितने भी क्वेश्चंस है हम लोग एक एक करके देख लेंगे। तो अ, हम लोग केमिस्ट्री का कर रहे हैं। तो शायद सबका ही एग्जाम अच्छा गया है, क्योंकि अब तो एग्जाम्स ओवर हो गया है। 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का लास्ट एग्जाम्स था। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, उसमें 20 क्वेश्चन होता है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इन चारों में से बेसिक स्ट्रेंथ, अब बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ मतलब कि बेसिक स्ट्रेंथ इसमें क्या है, एमिन्स का दिया है। एमिन्स मतलब NH2, और NH2 डेरिवेटिव। NH2 मतलब H हाइड्रोजन की जगह NH2, या फिर तुम बोलोगे RNH2, R2NH, या फिर R3N, जो भी है। तो बेस का मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ऑन द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा उतना ज्यादा वो बेस की तरह काम करेगा। यही तो सीधा मुद्दा है ना, कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के सेंटर के ऊपर एकोमोडेट होगा उतना अच्छे से वो दे पाएगा। अब देखो, तुम्हें अच्छे से पता है कि एलिफेटिक एमिन्स जो होता है ना, एलिफेटिक एमिन्स, इसका बहुत ज्यादा होता है बेसिसिटी rather देन एरोमेटिक एमिन्स। ये किस लिए होता है? देखो, पहली बात तो ये बेंजीन के ऊपर एक NH2 अगर लगा दूं, जिसे एनिलीन कहते हैं, और एक है CH3NH2, इसका ही एग्जांपल ले लो। तो ये एक एलिफेटिक एमिन्स है। अब इसमें देखो, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड लोन पेयर मतलब वो नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन का ऊपर ही है, मगर इसमें ना, इसमें रेजोनेंस होता है। इसमें रेजोनेंस में वो घूमेगा, घूम के इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ऐसे करके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देगा। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर हो गया वो किसमें हो गया? डीलोकलाइज्ड हो गया। डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज लोन पेयर हो गया। अगर डीलोकलाइज लोन पेयर होगा तो इसका डोनेशन कैपेबिलिटी, इसका इसका जैसे डोनेशन कैपेबिलिटी बहुत हाई रहेगा, इसका डोनेशन उतना अच्छा सा नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? डी का होगा। देखो, इसमें से तो ऑप्शन थर्ड होगा, ये तो दिख रहा है, क्योंकि पहला डी होगा। मगर अब हम लोग देख लेते हैं। अब इन तीनों ही A B C तीनों ही क्या है? एरोमेटिक है। अब देखो, मैंने क्या बोला? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ लोन पेयर, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा उतना ही होगा। तो देख लो, इधर एनिलीन है, ये क्या है? OMe। OMe क्या शो करता है? ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा? प्लस M शो करेगा, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। और इधर NO2 है, NO2 क्या शो करता है? -M। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन का लोन पेयर का खींच लेगा, और ये इधर देके नाइट्रोजन का लोन पेयर का डेंसिटी बढ़ा देगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? बी का होगा। सॉरी, फर्स्ट तो डी का होगा, फिर बी का आएगा, फिर एनिलीन का आएगा, फिर -N इफेक्ट सी का आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन होगा थर्ड है, थर्ड। उसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ HCF4। HCF4 का स्ट्रक्चर देख लो पहले। HCF4 मतलब जेनॉन, जेनॉन नोबेल गैस। नोबेल गैस का 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में होता है, और 4 फ्लोरीन है। तो 4 फ्लोरीन तो 2 लोन पेयर होगा, और 2 लोन पेयर और 4 फ्लोरीन, मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 6, मतलब ऑक्टाहेड्रल। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि दोनों लोन पेयर्स बहुत ज्यादा बल्कि होता है। और हम लोग जब वेस्पर थ्योरी पढ़ते हैं, तो वेस्पर थ्योरी का पहला पॉइंट ही होता है कि हमारा रिपल्शन एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी सब ऑल टाइम मिनिमाइज्ड होना चाहिए। इसलिए तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बाद में स्ट्रक्चर डिटरमाइन ऐसे करते हैं। तो HCF4 तो दोनों लोन पेयर कहाँ रहेगा? दोनों लोन पेयर रहेगा इधर ऑपोजिट पोजिशन में, और F इसका जो शेप होगा प्लेनर, क्योंकि एक प्लेन में रहता है ये चारों फ्लोरीन। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ये जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा ऑक्टाहेड्रल, ये होगा ऑक्टाहेड्रल। अब अगर ऑक्टा और ये हाइब्रिडाइजेशन का बात करूं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2।
ठीक है, sp3d2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा sp3d2। देखो सिंपल फंडा है, HCF4 का कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री तो 6 है ना, तो इसमें आ रहा है 3 और 4, 5 आ रहा है इसमें, तो 5 आ रहा है इसमें, 4 आ रहा है इसमें, 7 आ रहा है, तो ये इससे तो डायरेक्टली आंसर हो रहा है। क्योंकि कभी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये हो रहा है तो D2sp3 होता है। अगर तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड है फिर होता है sp3d2। ये कंफ्यूजन बन सकता है, मगर इसमें कंफ्यूजन बनने की तो जगह ही नहीं है, इसमें तो सीधा कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री देख के आंसर लिख दो। इसके बाद होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये भी थर्ड ऑप्शन हो रहा है। इसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीडाइज ऑफ वेनेडियम। वेनेडियम का, अब देखो कभी भी अगर एसिडिक ऑक्साइड का स्ट्रेंथ चेक करना हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल सेंटर। मेटल सेंटर का जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है उतना ही होता है एसिडिक ऑर्डर का, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ होता है एसिडिक ऑक्साइड का। तो अभी देखो तीनों कॉम्प्लेक्स में जिसका सबसे ज्यादा क्या होगा, जिसका सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा उसका उतना होगा एसिडिटी ऑर्डर। तो इसमें अगर देख लो तो पहले तो V2O5 है, V2O3 है और VO2 है। तो इसमें V2O5 मतलब इसका -10, इसका +5 करके आएगा, इसका -6, ये +3 आएगा, और इसका कितना आ रहा है +4, क्योंकि ऑक्सीजन एक एक ऑक्सीजन का -2 होता है। तो पहले V2O5 आएगा, फिर VO2 आएगा, फिर V2O3 आएगा। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज SO2 N3 माइनस NO2 माइनस। अब इन चारों में से पूछा है कि तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, अंडरलाइन एटम का। SO2 सल्फर, मतलब सल्फर का वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन, मतलब 2 डबल बॉन्ड में जाएगा, और एक क्या जाएगा, एक के ऊपर लोन पेयर आएगा। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ना, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है ना, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही आता है बॉन्ड एंगल से। ठीक है, बॉन्ड एंगल के बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन, उससे पहले नहीं। तो बॉन्ड एंगल 120 के करीब होगा, मतलब 120 नहीं, थोड़ा सा कम होता है, तो लेस देन 120 होगा, सॉरी लेस देन एक डेट आता है, लेस देन 120 डिग्री, क्योंकि लोन पे आप थोड़ा सा ज्यादा कर देता है, फिर भी इधर पाई बॉन्ड है तो करीब करीब sp2 और प्लेनर शेप तो है ही। तो इसका इसका कितना आएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। फिर आ रहा है N3 माइनस। अब N3 माइनस का स्ट्रक्चर देखो, N3 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, 2 माइनस, और ये रेजोनेंस फॉर्म में कोई कोई ऐसा भी लिखता है कि N माइनस डबल बॉन्ड N प्लस N माइनस। अब तुम्हें पता है ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लेनर है, सॉरी प्लेनर नहीं, लीनियर, मतलब प्लेनर भी बोल सकते हो, लीनियर भी बोल सकते हो, तुम्हारे मर्जी। ये लीनियर है, और इसका बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है 180 डिग्री, और तुम्हें पता है 180 डिग्री किस लिए होता है, sp हाइब्रिडेशन के लिए होता है। तो पहले वाला और NO2 माइनस, NO2 माइनस मतलब नाइट्रोजन का एसिड देता है तुम्हारा 5 इलेक्ट्रॉन, और एक आ रहा है एक्स्ट्रा, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। NO2 माइनस का कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन ऐसा या एक ऑक्सीजन ऐसा गया और इधर रह गया, तो इसका हो गया। तो इसका भी कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 120 डिग्री, मतलब ये भी होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp2 sp तो तुम्हारा sp2 तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, मैच द फॉलोइंग विथ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसमें ना बहुत बच्चों ने ऐसा कर रहा है कि ये याद रखने का, ये याद रखने का कुछ नहीं है। देखो सिंपल फंडा क्या होता है, इन्हें वही चीज जब इसको अटैक करते, देखो नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है कि इसको OH, ये मान लो कोई R ग्रुप है, तो इसके बाद सॉरी क्लोरीन, ये क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं, OH माइनस अटैक करता है, क्लोरीन निकलता है, और क्लोरीन निकालने के बाद OH आता है इधर और R ग्रुप आता है। ठीक है, यही तो सिंपल फंडा है ना। अब देखो, तो रिएक्शन का सिंपल फंडा है कि OH माइनस आता है और क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करता है। अब OH माइनस अटैक करके क्लोरीन को निकाल रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि क्लोरीन निकालना चाहिए और OH माइनस का अटैक होना चाहिए, ये दो कंडीशन है ना, कि क्लोरीन का लिविबिलिटी देखूंगा, लिविबिलिटी मतलब क्लोरीन कितना अच्छे से लिव कर रहा है, और सेकंड तुम्हारा क्या है कि OH माइनस कितना अच्छे से अटैक करता है, मतलब OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी सिटी
या फिर मतलब ऐसा बोल सकते हो कि इस और सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों मिला के होता क्या है कि ये जो कार्बन सेंटर है इस कार्बन सेंटर का इलेक्ट्रोफिलिसिटी कितना बढ़ेगा। और इसलिए तो हम लोग इसे नाम करते हैं ना कि तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक तुम्हारा होता है एई। तुम्हारा क्या एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो उसमें OH माइनस जितना अच्छे से उसे अटैक करना करना मतलब क्या है, अब चारों जगह पे OH माइनस OH माइनस OH माइनस है और चारों जगह पे क्लोरीन 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 है। तो जितना अच्छे से वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएगा उतना अच्छे से OH माइनस का अटैक हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कैसे होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होना मतलब जितना ज्यादा तुम क्या करोगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दे दोगे उतना अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगा। और अच्छे से तुम्हें पता है कि NO2 जो होता है ये NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दोनों, ये इस पर तीनों और तीनों इसको इसको क्या बोलते हैं, इसे पिक्रिक एसिड बोलते हैं। वो सब छोड़ो, नाम में कुछ नहीं रखता है। तो OH माइनस इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन इसमें सबसे अच्छा होगा जहां पर उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पर सबसे ज्यादा लगा है, डी ऑप्शन पे, उसके बाद सी ऑप्शन, उसके बाद बी ऑप्शन, उसके बाद ए ऑप्शन। तो तुम्हें चारों का रिएक्शन का टेम्परेचर याद रखने का मतलब नहीं होता। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इतना ज्यादा है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को तुम दोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का थोड़ा सा हल्का सा, मतलब ऐसे भी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का बीच वो हाइड्रोस्कोपिक है, उसे तोड़ने में थोड़ा सा हीट लगता है तुम्हारे, मतलब हाथों में ना वो आग लगेगा उसे, तुम्हें तुम फील कर पाओगे कि वो ये वार्म हो रहा है। तो ये तो सबसे ज्यादा अच्छे से हो जाता है। तो डी का जो आ रहा है वो स्लाइटली वार्मिंग आता है। उसके बाद वाले में थोड़ा सा टेम्परेचर लगेगा, मतलब 368। उसके बाद वाला में 443। उसके बाद में ये तो डाउस प्रोसेस है, तुम्हें पता ही है इसको क्या कहते हैं, डाउस प्रोसेस। और इसका तो टेम्परेचर 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता ही है। तो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, एक सेकंड, फिफ्थ का ऑप्शन इधर दिखा नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो तुम्हारा होगा, शायद इसमें चला गया ना, हाँ इसमें चला गया, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में चला गया। तो डी का फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, डी का फर्स्ट आ रहा है, डी का 1 आ रहा है, सी का 2 आ रहा है, बी का 3, ए का 4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है फिफ्थ का, ये आ रहा है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन पिछले वाला पेज का है, ठीक है। ओके, कोई ना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंपाउंड्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O गिव्स 2,4 डीएनपी टेस्ट एंड टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। अब 2,4 डीएनपी टेस्ट कौन देता है, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो वो क्या देता है, 2,4 डीएनपी टेस्ट देता है। 2,4 डीएनपी टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो ये कौन कौन देगा, ये देगा कार्बोनिल ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड या फिर कीटोन। और तुम्हें अच्छे से पता है इधर एक कंपाउंड में तो कीटोन है, इसमें भी एक फर्स्ट में कीटोन है, सेकंड में कीटोन है, थर्ड में कीटोन है, फोर्थ में कीटोन है। तो चारों के चारों क्या देगा, चारों के चारों, तुम्हारा चारों के चारों, ऑल फोर विल गिव पॉजिटिव डीएनपी टेस्ट। तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं, मगर इसमें बोला है कि ये टोलेंस रिएजेंट टेस्ट भी देगा। और तुम्हें अच्छे से पता है ये टोलेंस रिएजेंट टेस्ट कौन देता है, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट ऑलवेज एल्डिहाइड देता है। एल्डिहाइड ओनली गिव टोलेंस टेस्ट। तो टोलेंस टेस्ट अगर एल्डिहाइड देगा तो इसमें तो कीटोन है, फर्स्ट वाला गलत, सेकंड वाला सही, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और ये तो कीटोन है, ये भी नहीं देगा, ये भी कीटोन है, ये भी नहीं देगा। तो इसका मतलब सी का 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद वाले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एसर्शन डबल ये वन ट्रांस 1,2 डाइथिलीन डाई क्लोरोइथिन हैज मोर डाइपोल मोमेंट देन Br। अब देखो तुम्हें अच्छे से क्या पता है, तुम्हें अच्छे से ये पता है कि डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है। डाइपोल मोमेंट का अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं जिसे डीवाई में होता है क्यू इंटू डी। क्यू मतलब चार्ज और डी डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो क्लोरीन, ये जो ट्रांस डाइक्लोरो क्लोरीन है और डाइब्रोमो है, इसमें क्या है,
दोनों ब्रोमीन है, इसमें दोनों क्लोरीन है। अब क्लोरीन का साइज क्या तुम्हें पता है कि क्लोरीन ब्रोमीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है, और चार्ज के रिस्पेक्ट में भी ना क्लोरीन का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, तो थोड़ा सा छोटा है। तुम बोलोगे भैया क्लोरीन और ब्रोमीन में तो अगर मैं हटा के ब्रोमाइड जैसे क्लोराइड जैसे ट्रीट करो तो उसका -1 चार्ज होगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर क्लोरीन का साइज अगर छोटा होगा ना, तो देखो जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ये क्लोरीन में भी सेम है। मान लो कि तुम्हारा इतना सा चार्ज है, इतना सा चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज क्वांटिटी ये दोनों का सेम है। अब क्लोरीन का साइज तुम्हारा है इतना और ब्रोमीन का साइज है इतना, तो तुम देखो जो ये चार्ज को जब तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा चार्ज फैलेगा। मतलब इसका जो चार्ज डेंसिटी होगा, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम या फिर पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट एरिया, ये क्या होगा, ये ज्यादा होगा। मगर इतना सा चार्ज को, ये सेम चार्ज को जब तुम फैलाओगे तो थोड़ा सा इसका जो चार्ज डेंसिटी ये गिरेगा, ये चार्ज डेंसिटी भी गिरेगा। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज या फिर क्यू के रेस्पेक्ट में दोनों का लगभग इक्वल, थोड़ा सा ब्रोमीन का कम आता है। मगर डिस्टेंस में देखोगे ना, तो कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड ऐसे भी बड़ा है, तो दोनों क्या सपोर्ट करता है कि क्लोरीन क्लोरीन का इसका मोर डाइपोल मोमेंट होगा। जो सेवेंथ वाला क्वेश्चन, सेवेंथ का फर्स्ट एसेशन, ये तो सही है। और रीजन, रीजन में बोला है कि डाइब्रोम, ये तो ट्रांस है, ये तो सीस है, ये तो सीस है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस। हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ये वाला, ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये होने के लिए क्या होता है, अच्छा, ये पहली बात तो इसका एसेशन का रीजन तो ये बिल्कुल नहीं है। और मोर बॉइलिंग पॉइंट होने के लिए मोर अच्छे से स्टैकिंग होना चाहिए, और मोर अच्छे से स्टैकिंग तभी होता है, ये क्या है, ट्रांस। और ट्रांस का डाइपोल मोमेंट क्या है, ट्रांस का डाइपोल मोमेंट तुम्हारा ये लगभग होता है 0 के लगभग होता है। मगर सिस का तो सिस का जब होता है ये इसका, ये शीश के लिए डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। और तुम बॉइलिंग पॉइंट का बात करते हो, तो बॉइलिंग पॉइंट जनरली बहुत फिनोमिनन्स पे डिपेंड करता है। हम्म, और शीश और ट्रांस में जब बात करूं बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो इसमें होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जिसका ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसमें ज्यादा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका, हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर कहा दिखा, इधर ही दिखा देता हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर बात करो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसका ज्यादा होगा, उसमें क्या होगा, उसको डिफरेंशिएट करने में, उसे तोड़ने में तुम्हारा ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सीधा मुद्दा है। अब देखो सिस में ना अच्छे से स्टैकिंग हो जाता है, मतलब इधर ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, और इसके क्योंकि ये पोलर कंपाउंड है, तुम्हें अच्छे से पता है ये पोलर होता है, इस इधर डाइपोल मोमेंट जाता है और इसका इधर इधर जाके कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसका अगर पोलर कंपाउंड है, तो याद रखना कि पोलर कंपाउंड जो होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसके लिए इसका तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होगा। तो ये ऑप्शन जो रीजन है, ये ऐसे भी इनकरेक्ट रीजन है, ठीक है। तो थर्ड इसका असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो सेवेंथ का ऑप्शन होगा थर्ड। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स फाउंड आफ्टर कॉम्प्लीट रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस मतलब O3 ZnH2, ठीक है। तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, डबल बॉन्ड देखो तोड़ दो, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दो, हो जाएगा खत्म। तो इसमें क्या हो रहा है, CH3CHO, पहले में ये आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद वाले कंपाउंड में CH3 हाइड्रोजन, CHO एक तरफ आएगा, ये आएगा CHO, यही आ रहा है। ये आएगा एक कंपाउंड, ये आएगा दोनों कंपाउंड। इसके बाद देखो, इसके बाद भी ये आ रहा है CHO, इसके C, इसका पीछे वाले में CH3, इसके आगे हाइड्रोजन ऊपर, ये CHO, और इसके लास्ट वाला कंपाउंड में क्या आ रहा है, लास्ट वाला कंपाउंड में CHO CH3। अब देखो, अब बोला है कि नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल पूछा है। बहुत अच्छे से तुम्हें पता है कि ये क्या होगा, ये काइडल सेंटर है। और काइडल सेंटर का डेफिनेशन क्या होता है, काइडल सेंटर का डेफिनेशन तब तक वैलिड होता है जब तक चारों का मतलब एज फॉर काइडल सेंटर, काइडलिटी का मतलब बहुत अलग कुछ होता है, मगर काइडल सेंटर का मतलब होता है कि चारों, तो तुम्हारा जो चारों ग्रुप्स होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। अब देखो इधर तो तुम मान सकते हो कि इधर वाला ग्रुप डिफरेंट था और इधर एक बाल के ग्रुप था, इस कार्बन के लिए बोल रहा हूँ।
इस कार्बन के लिए। तो इसमें क्या होगा, मगर जब तुम्हारा ओजोनोलाइसिस कंप्लीट हो जाएगा, ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, तुम्हारा जो डबल बॉन्ड होगा वो टूट के दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन लग जाएगा। तो इसमें तो एसिटाल्डिहाइड बन रहा है, ये तो कभी नहीं होगा काइडल, ये काइडल सेंटर तो नहीं है, क्योंकि इसमें देखो इस कार्बन में तीनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन है, और एक तरफ सीएचओ ग्रुप है। तो इसका तो इजीली प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाएगा, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया। अब इसमें भी सीएचओ सीएचओ दोनों सिमिलर ग्रुप्स है, तो इधर से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाएगा और सीएचओ सीएचओ को कट करके चला जाएगा, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया। ये भी सिमिलर कंपाउंड है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया, और CH3 CHO ये भी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स कितना होगा, 0 होगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर पूछे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना होगा, 2 मॉलिक्यूल्स होगा, क्योंकि ये दोनों तुम्हारा जो बन रहा है ना, ये सिमिलर कंपाउंड्स है, ये दोनों सिमिलर कंपाउंड्स है, ये याद रख लेना कि अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछे तो 2 कंपाउंड होगा, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव पूछ रहा है तो 0 कंपाउंड और ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इफ पी ए नॉट एंड पीबी नॉट, पी ए नॉट का 350 टॉर दिया है, पी ए नॉट का 350 टॉर, और पीबी नॉट का 750 टॉर, और बोला है कि टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, एक्स ए एंड एक्स बी आर द रिलेटिव मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, एंड वाई ए एंड वाई बी आर द रिलेटिव मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। और तुम्हें अच्छे से पता है कि गैसियस फेज या फिर वेपर स्टेट में, वेपर स्टेट या फिर गैसियस स्टेट, कुछ भी बोलो, तो इसका जो वाई ए वाई बी होता है, तो इसका वाई ए किसके इक्वल होता है, इसका वाई ए इक्वल होता है पी ए नॉट एक्स से बाई पी, यही तो इक्वल होता है। या पी क्या है, ये टोटल प्रेशर तुम लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है। अब देखो पी ए नॉट तुम्हारा दिया है 350, तो इससे, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो इससे क्या होगा, वाई बी का क्या होगा, वाई बी का सिमिलर आएगा पीबी नॉट एक्स से बाई पी टी, और तुम्हें पी ए नॉट और पीबी नॉट का वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। अगर डायरेक्टली दिया हुआ है तो तुम्हारा वाई ए बाई वाई बी निकाल लो। वाई ए बाई वाई बी क्या होगा, इसका होगा पी ए नॉट एक्स से बाई पी टी इंटू पी टी बाई पीबी नॉट इंटू शाई ए, सॉरी शाई बी, ये शाई बी होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पीटी तो कट रहा है, तो पी ए नॉट का वैल्यू कितना है, 350, 350 बाई पीबी नॉट 750 इंटू शाई ए बाई शाई बी, और 350 बाई 750 मतलब इसका वैल्यू थोड़ा सा 1 से नीचे आ रहा है, तो वाई ए बाई वाई बी इज इक्वल टू 35 बाई 75 इंटू शाई ए बाई शाई बी, ठीक है। यही तो हो रहा है। तो अगर ये वैल्यू 1 से कम आ रहा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन मतलब शाई ए, ये वैल्यू इक्वल कर रहा है इसको, तो उसका मतलब क्या है, वाई ए एंड वाई बी जो वैल्यू है, वाई ए बाई वाई बी, ये छोटा है एक्स से बाई एक्स बी से, एक्स से बाई एक्स बी से, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा शाई ए बाई शाई बी, ये सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो नाइन्थ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये है सेकंड ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फॉर द गिवन ऑर्डर द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई, इनकरेक्ट ऑर्डर, अब तुम्हें पता है कि सोडियम होता है फर्स्ट अल्कलाइन सीरीज, अगर देखो तो सोडियम के बाद क्या आता है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, और तुम्हें पता है लिथियम आता है। तो इसमें जितना ज्यादा तुम नीचे जाओगे तो वो ग्रुप बढ़ रहा है, और ग्रुप के जितने ज्यादा बढ़ोगे तो तुम्हारा साइज भी उतना ज्यादा से इंक्रीज हो जाता है। तो अगर साइज लास्ट में इंक्रीज होता है, तुम्हें अच्छे से पता है कि रुबिडियम से सीजियम में एक शेल बढ़ रहा है, एक शेल अगर इंक्रीज हो रहा है, इधर ना तुम डी ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट शील्डिंग इफेक्ट तो लगा सकते हो, मगर इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आता है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये ग्रुप नंबर 1 है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हिसाब से ये ग्रुप नंबर 1 है। तो इसमें शेल जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये एस ब्लॉक का है, ये जो कंपाउंड बोल रहा हूँ ये एस ब्लॉक का है। तो एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, एस इलेक्ट्रॉन में, एस सबशेल में आएगा, और एस सबशेल में आ रहा है तो एक शेल डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है। अगर एक शेल डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीजियम का तो ज्यादा होगा, तो ये तो करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर है। और आर एम जी ए एल आर सी एल बी आर में भी सेम है, सी एल बी आर में भी क्लोरीन से एक शेल बढ़ रहा है, पोटेशियम का रिड्यूम ये तो पक्का होगा ही होगा, तो ये तीनों करेक्ट ऑप्शन है। तो जो एक इनकरेक्ट आ रहा है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये कैसे समझू, देखो पहले तो होता है तुम्हारा नियॉन तक गया, सोडियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन
फ्लोरीन नियॉन। फिर आता है क्या तुम्हारा, सोडियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, और फिर तुम्हारा एक डी ब्लॉक का होगा, फिर आएगा एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में ऐसे तो तुम्हें पता है कि राइट टू लेफ्ट जाने में क्या होता है, तुम्हारा राइट टू लेफ्ट जाने में तुम्हारा साइज क्या होता है, ऑन ए पीरियड जानने में साइज क्या होता है, साइज का डिक्रीज होता है। साइज अगर डिक्रीज होता है तो मैग्नीशियम का साइज इतना है और एल्यूमिनियम का साइज इतना है, तो मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम जाने तक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें तो गलत दिखा है, ठीक है। ये तो तुम्हारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट क्या होगा, इनकरेक्ट में ही सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैच द फॉलोइंग बोला है। अब मैच द फॉलोइंग में लिस्ट वन एंड लिस्ट टू वो करना है। अब देखो पहला सॉल्यूशन दिया है बेंजीन और टोलुइन, बेंजीन और टोलुइन, और बेंजीन और टोलुइन तुम्हें अच्छे से पता है ये दोनों ये क्या करते हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन की, ये दोनों क्या करता है, एक्स एज ए आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है। कैसे, मतलब देखो बेंजीन और टोल्यून में इसमें कोई इंटरेक्टिव फोर्सेस नहीं दिख रहा है। एक तो दोनों सिंपल फंडा है, ये ऐसा भी है नॉन पोलर, और टोल्यून का तुम थोड़ा सा मतलब ए लिटिल पोलर, मतलब थोड़ा सा दिखाता है लिटिल बिट, और बेंजीन तो पक्का नॉन पोलर है फुल्ली। तो ये दोनों मिला के ये जो इंटरेक्शन, ये पाई पाई स्टैकिंग वगैरह ये बहुत कुछ दिखा देगा, मगर जो भी करेगा ये क्या दिखाएगा, आइडियल सोल्यूशन की तरह एक्ट करेगा। बेंजीन और टोल्यूइन अगर आइडियल सोल्यूशन की तरह एक्ट करता है तो सब कुछ क्या होता है, आइडियली होता है। तो डेल वी मिक्स इजिकल टू जीरो होगा, इसका तो पक्का है। तो ए का क्यू आ रहा है, ए का अगर क्यू हो रहा है तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, थर्ड ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद क्या आता है, बी, एनिलिन और एसिटिक एसिड। एनिलिन क्या है, एनिलिन तुम्हारा है NH2, और एसिटिक एसिड क्या है, CH3 COOH। और तुम्हें अच्छे से पता है ये CH3 COOH ये क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, एक तो वीक एसिड होता है उससे कुछ दिक्कत नहीं, मगर ये जब पानी में तुम दोगे तो तुम बोलोगे वीक एसिड है। तो भाई वीक एसिड है तो क्या हुआ, थोड़ा सा एसिडिक कंडीशन, मतलब थोड़ा सा प्रोटॉन का सोर्स तो होगा, मतलब थोड़ा सा H प्लस छोड़ेगा और CH3COO माइनस तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी वो H प्लस छोड़ देगा तो एनिलिन क्या करेगा, एनिलिन तो उस H प्लस को पकड़ के खुद को इसमें कन्वर्ट कर देगा ना, NH3 प्लस में। तो ये तो पक्का करेगा ना, क्योंकि वो एनिलिन तो छोड़ेगा नहीं कि भाई प्रोटॉन सामने खड़ा है और एनिलिन सामने है, तो एनिलिन तो H प्लस, मतलब एक एक इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर किस कैसे एक्ट करता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो अगर सामने न्यूक्लियोफाइल है और उसके सामने इलेक्ट्रोफाइल तुम छोड़ रहे हो तो वो तो पक्का अटैक करेगा ना। तो अगर पक्का अटैक कर रहा है तो अटैक करने का मतलब क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है, अच्छा खासा इंटरेक्शन हो रहा है, और NH3 प्लस सामने आ रहा है, तो उसको काउंटर बैलेंस भी कुछ CH3CO माइनस करके दे देगा। अगर उसको थोड़ा सा काउंटर बैलेंस भी फिट कर रहा है तो काउंटर बैलेंस फिट करने से थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें जब तुम ये दिए थे ये दोनों मतलब थोड़ा सा अजीब अजीब था, और इसमें अब आ गया क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं था। अब ये बन गया चार्ज मॉलिक्यूल्स, एक में NH3 प्लस आ गया, एक में आ गया CH3COO माइनस। तो इसमें इंटरेक्शन बढ़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा मतलब अच्छे से मिक्सिंग होगा। तो इसमें क्या होगा, नीचे से काट जाएगा। तो एनिलीन और CH3CO का डेल H मिक्स इजिकल टू नेगेटिव। तो इसमें से तो पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद क्या देता है, वाटर वाटर और इथेनॉल, वाटर और इथेनॉल। अब वाटर और इथेनॉल क्या शो करेगा, वाटर है और एक है CH2O5। तो इसमें क्या है ये ना, मतलब ये इसको क्या करते हैं जब मिक्स, ये तुम्हारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के तरह ये करते हैं। ये ना थोड़ा सा गलत बन गया, इसका पी नहीं होगा, ये एस होगा, ठीक है। तो इसका ये होगा, ठीक है। तो ये होता क्या है कि एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है कि तुम दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हो, दो लिक्विड को मिक्स करने के बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का लोअरिंग हो रहा है देन द प्योर कंपाउंड से बॉइलिंग पॉइंट का लोअरिंग हो रहा है। अब देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था तुम्हारा 100 डिग्री, अब उसमें ज्यादा से ज्यादा तुम इथेनॉल डाल रहे हो, तो उसका इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत कम है ना। उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, लगभग 40-50 में वो उब जाता है इथेनॉल ऐसे ही। इसलिए हम लोग 70% इथेनॉल यूज करते हैं, वो हाथ वाथ सफाई करने के डिसइंफेक्टेंट की तरह काम कर लेता है। तो उसके लिए डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करते इथेनॉल यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इथेनॉल का बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत कम होता है। उसको तुम वो थोड़ा सा
गर्मी में भी मतलब वो रूम टेम्परेचर या फिर जो नॉर्मल टेम्परेचर में रूम टेम्परेचर जो तुम बोलते हो उससे तुम वो हीट लेकर खुद लेकर वो खुद इवापोरेट हो सकता है, अगर वाटर ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो ये सी का ऑप्शन क्या होगा, एस। और लास्ट में आता है एसीटोन और CH3। तो ये दोनों क्या होगा, ये एसीटोन और CH3 है, ये क्या शो करेगा, ये तो पक्का तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि इन दोनों में सब तो है नहीं कोई इंटरेक्शन स्टडी, तो कुछ नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। इसमें बोला है कि आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंडीशन मतलब जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट मतलब देयर मस्ट बी नो चेंज इन टेम्परेचर, मतलब इसका डेल टी जो होगा ये 0 के बराबर होगा। तो इसका ए का आ रहा है सेकंड ऑप्शन, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मतलब नो हीट चेंज थ्रू आउट द सिस्टम, नो हीट चेंज थ्रू आउट द सिस्टम मतलब Q इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। एडियाबेटिक का Q इज इक्वल टू 0। आइसोबारिक, आइसोबारिक का क्या आता है, आइसोबारिक मतलब तुम्हारा जो प्रेशर होगा, प्रेशर चेंज क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा तुम्हारा डेल पी इजिकल टू 0 होगा। ठीक है, और आइसोबारिक मतलब डेल पी 0, आइसोकोरिक मतलब, आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज मतलब डेल वी 0 के बराबर हो रहा है। और अच्छे से याद रख लेना ये, मतलब कभी भी ये गलती मत कर देना। देखो ये चारों में मैंने बोला चेंज टेम्परेचर, आइसोबारिक, वॉल्यूम चेंज, आइसोकोरिक, तीनों में बोला चेंज। एडियाबेटिक में हीट चेंज, हीट का जो ट्रांसफर होता है, हीट इस ये 0 होता है, ये डेल क्यू नहीं है, ये क्यू है। मगर इसमें अगर कोई बोल दे आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर मान लो कि 300 केल्विन है, वो 300 केल्विन से 300 केल्विन रह रहा है, मतलब टेम्परेचर 0 नहीं हो रहा है, टेम्परेचर का चेंज 0 हो रहा है। ये याद रख लेना अच्छे से। ऐसा मत लिख देना कि टी इजिकल टू 0 हो रहा है, ये टी इजिकल टू 0 नहीं होता, डेल टी इजिकल टू 0 होता है, ये हमेशा याद रख लेना। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, ये 12th का ऑप्शन, ए का 2 आ रहा है, ए का 2 आ रहा है, ये तो गया। फिर बी का 1 आ रहा है, बी का 1, सी का 3, सी का 3, सी का आ रहा है 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 कॉपर नाइट्रेट, ये मार्करी और गोल्ड, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कैथोड। अब देखो तुम्हें एक अच्छे से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो पता ही है, थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है ना कि के काने चनो लोहा टिन, यही तो होता है ना, सीधी बात है। अगर ये सीधा सीधा होता है, सॉरी सॉरी ये उल्टा लिख दिया। हाँ, ये सीधा है। तो ये के मतलब मैं ऐसे याद रख लेता हूँ कि जैसे कि बंगाली हो तो ऐसे याद रख लेता हूँ कि के काने मारलो घुसी, के काने मारलो घुसी, एलो जानो लोहार टीन, पागला बाबा हतम कुतुम, ओरिगोस पीटी आओ, जो भी है। तो ये तुम्हारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब शॉर्ट ट्रिक्स यूट्यूब में भरे पड़े हैं, तुम किसी भी मेथड से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं होता। अब देखो इसमें बोला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ मेथड, ये अब तुम्हें पता है कि जितना ज्यादा वो नीचे जा रहा है, ये सीरीज नीचे जाएगा, ये क्या क्या आएगा, रिडक्शन टेंडेंसी इसका इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट, स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है ये तुम्हारा इंक्रीज होगा। ये तुम्हारा पॉजिटिव में तो होता ही है, इसके बाद हाइड्रोजन के बाद पॉजिटिव आ जाता है, तो मगर इसका क्या होगा, इसका पॉजिटिव दिखाएगा, पॉजिटिव शो करेगा और अच्छा खासा पॉजिटिव होगा। तो तुम्हारा सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा, कॉपर, कॉपर सबसे कम होना चाहेगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कॉपर के बाद कॉपर, मार्करी, सिल्वर और गोल्ड दिया है। कॉपर के बाद आएगा मार्करी, उसके बाद सिल्वर आएगा, उसके बाद गोल्ड आएगा, गोल्ड का सबसे ज्यादा होगा। तो ये ऑप्शन तो गया, गोल्ड के बाद कौन आएगा, मार्करी, सॉरी सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
और अच्छा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। और इसका अगर मैच द फॉलोइंग दिया है तो गोल्ड का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद मार्करी का होगा, उसके बाद अच्छा सिल्वर का, और अच्छा ये चारों का इसमें तो दिया ही है, तो कुछ करना ही नहीं है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा उसका एसआरपी वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है एसआरपी, तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो उसका ही वो सबसे ज्यादा रिड्यूस होगा। इसमें तो सीधा सीधा दिया है, तो इसका तो कुछ करना ही नहीं था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ potassium is minus x किलोजूल मोल इनवर्स एंड क्लोराइड इज माइनस y किलोजूल। हाइड्रेशन एनर्जी मतलब क्या है कि K प्लस ऐसा था, K प्लस ऐसा होने के बाद हाइड्रेशन एनर्जी मतलब उसको K प्लस को चारों तरफ से वाटर घिर लिया है। तो वाटर घिर लिया है मतलब एक एक स्टेबल था। देखो, दुनिया में तुम्हें अच्छे से पता है कि एक चार्ज स्पीसीज अनस्टेबल होता है और एक न्यूट्रल स्पीसीज स्टेबल होता है, ये याद रख लो। अब देखो K प्लस था क्या, अनस्टेबल था। के प्लस को चाहिए क्या, तुम्हें अच्छे से पता है। के प्लस स्टेबल है और केसीएल स्टेबल है, केसीएल स्टेबल है ऑब्वियसली उसका लैटिस एनर्जी वो न्यूट्रल कंपाउंड है, सॉल्ट बन के आ जाता है। और केसीएल अगर एक सॉल्ट है तो के प्लस और सीएल माइनस आ रहा है, तो सीएल माइनस है एक नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से बाइंड करके एक स्टेबल कंपाउंड बना रहा है। और इधर अगर मेरे पास कोई न्यू चार्ज नहीं है, मतलब सीएल माइनस नहीं है, फिर क्या हो रहा है, फिर ये के प्लस को थोड़ा सा काउंटर फिट देने के लिए नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज किस फॉर्म में आता है, थोड़ा सा ओ माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज में आता है। तो तुम्हारा के प्लस जो खुले में अनस्टेबल था, वो थोड़ा सा ओ नेगेटिव का नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज लेके थोड़ा सा स्टेबल होता है। तो अगर थोड़ा सा स्टेबल होता है तो उसका जो एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि वो स्टेबल हो रहा है, स्टेबल होता है मतलब एनर्जी रिलीज होता है, तो इसका जो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, माइनस एक्स होगा। उसके बाद क्या है, सीएल माइनस का भी हाइड्रेशन सीएल माइनस कैसे होगा, ये तुम्हारा सीएल माइनस होगा और इसमें हाइड्रोजन आके इंटरेक्शन करेगा ऐसे। क्योंकि हाइड्रोजन क्या शो करता है, हाइड्रोजन इसमें डेल नेगेटिव है, इसमें डेल पॉजिटिव होता है, क्योंकि सीएल माइनस का नेगेटिव चार्ज है, उसको थोड़ा सा हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा स्टेबल बनाता है, उसका माइनस वाई है। और लैटिस एनर्जी बोला है केसीएल का, मतलब के प्लस सीएल माइनस करके वो सब कुछ वो सब्लिमेशन वगैरह सब कुछ होके जब केसीएल बनाता है तो एनर्जी रिलीज होता है माइनस जेड। अब पूछा है कि हीट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ केसीएल क्या है। अब डिसोल्यूशन ऑफ केसीएल मतलब केसीएल, तुम केसीएल को क्या कर रहे हो, केसीएल को डिसोल्यूट मतलब एक सॉलिड केसीएल का कंपाउंड था, उससे तुम क्या बना रहे हो, उसको तुम पानी में घुल रहे हो। डिसोल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हो। तो एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले के प्लस और सीएल माइनस जो केसीएल कंपाउंड है, केसीएल को तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। केसीएल को कैसे तोड़ोगे, केसीएल को तोड़ने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले के प्लस और सीएल माइनस पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो के प्लस और सीएल माइनस का ब्रेक मतलब तुम्हारे लैटिस एनर्जी जो लग रहा था, वो लैटिस एनर्जी उस अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हें देना पड़ेगा, तो जाके तुम्हारा केसीएल ब्रेक करके के प्लस और सीएल माइनस गैसियस स्टेट में चला जाए। तो इसमें अगर चला जाए तो इसका क्या होना ये एनर्जी जो था माइनस जेड, वही एनर्जी पॉजिटिव में चला जाएगा, क्योंकि इस बार हम तोड़ रहे हैं तो जेड होगा। और क्या चाहिए, और इस अब के प्लस और सीएल माइनस में चला गया। और इसके बाद तुम्हें मैंने क्या हो कि हाइड्रेशन डिसोल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन में देना है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वो के प्लस को हाइड्रेशन एनर्जी घेर लेगा और हाइड्रेशन एनर्जी में थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। तो इसके बाद माइनस माइनस एक्स और माइनस वाई, यही तो दिया है ना कि हाइड्रोजन एनर्जी दिया है, तो इसका मतलब जेड माइनस एक्स प्लस वाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जेड माइनस एक्स प्लस वाई इज द फर्स्ट ऑप्शन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव सेम कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैरामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक एंड सेम कोऑर्डिनेशन नंबर CN6, इसका CN6 है, इसका भी CN6 है, इसका CN इजिकल टू 4 है, तो ये तो टेट्राहेड्रल है, ये तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, इसका तो ऐसे ही लिनियर टाइप होता है। और निकल H2 मतलब ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इसमें क्या आता है कि एक आता है FeCN6 3 माइनस, FeCN6 4 माइनस, एक क्या आ रहा है निकेल का, निकेल H2O होल 6 2 प्लस आ रहा है। ये तीनों कंपाउंड आ रहा है और तीनों में से तुम्हें पता है CN ये दोनों क्या है, CN तुम्हारा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। और आयरन के पास होता है Fe3 प्लस हो रहा है, क्योंकि एक्स माइनस 6 इजिकल टू -3, तो एक्स इजिकल टू +3, मतलब Fe+3, Fe3 प्लस मतलब D5 इलेक्ट्रॉन,
D5 इलेक्ट्रॉन को तुम जब पुट करोगे तो 1 2 3 4 5, तो ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ रहा है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब तुम्हारा होगा पैरामैग्नेटिक। एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और तुम्हारा क्या है, पैरामैग्नेटिक। और इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा देख रहे हो कि इसमें तुम्हारा Fe4 है, मतलब तुम्हारा इसमें से आ रहा है Fe2+। अगर Fe2+ आ रहा है तो इसके बाद क्या होगा, Fe2+ मतलब D6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। D6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में ऐसा होगा, मतलब T2G6 Eg0। इसमें क्या होगा, T2G5 Eg0। तो ये अगर हो रहा है तो सिंपल फंडा क्या है, ये क्या हो रहा है, सब कुछ पेयर में है, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक और निकेल H2 मतलब निकेल का होता है D8 सिस्टम। निकेल 2+ का होता है D8 सिस्टम। D8 को तुम जैसे भी पुट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, n इजिकल टू 2। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। तो ये अगर पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हो रहा है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर और ये वाला, मतलब निकेल वाला और Fe3+ वाला, ये दोनों क्या आ रहा है, पैरामैग्नेटिक और सेम कोऑर्डिनेशन नंबर का आ रहा है। तो इसका भी 15 का क्या ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, कि दो कंपाउंड सिमिलर है। इसके बाद बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स, इट विल गिव बीटा अमीनो एसिड। तुम्हें अच्छे से पता है कि देखो, ये होता है, तुम एक अमीनो एसिड नॉर्मल ग्लाइसिन ही मान लो, ये एक नॉर्मल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। और ये नॉर्मल एमिनो एसिड का ये मतलब क्या है, इसका अगर नोमेनक्लेचर किसी का आता है ना, ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं था जितना टफ तुम बना लियो। इसमें देखो, इसमें ये जो सेंटर है ये 0 पोजीशन है, और ये अल्फा पोजीशन है। तुम्हें पता है कि नेक्स्ट वाला अल्फा पोजीशन में होता है, तो ये अल्फा पोजीशन में ही तो सी डबल ओ जुड़ा है ना। तो ये अगर सी डबल तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल नोमेनक्लेचर अल्फा एमिनो एसिड्स बोलते हैं। और इसका अगर मैं बीटा का बोलूँ ना, तो बीटा का ये होता है NH2 0, ये अल्फा पोजीशन, इसमें अगर सी डबल एच जोड़ दो तो ये होता है बीटा पोजीशन। तो बीटा ये होता है बीटा एमिनो एसिड्स। और अच्छे से पता है तुम्हें, ये जो पता है तुम्हें, तो ये स्ट्रक्चर पता है ना, ये ज्विटर आयनिक फॉर्मेशन में जाता है, बहुत कुछ होता है। प्रोटीन्स ब्रेक करके हमेशा अल्फा अमीनो एसिड देता है, ना कि बीटा अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग था। और बोला है कि फाइब्रस प्रोटीन्स आफ्टर डिनेचुरेशन बिकम्स वाटर सॉल्युबल, ये उल्टा हो जाता है। फाइब्रस प्रोटीन्स, जब कोई फाइब्रस प्रोटीन्स हो ना, तुम डीनेचुरेशन करके तुम्हें लग रहा है कि ये थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, मगर वो अब फिर से वो ऐसे बना लेगा, और बना के ये एब्रप्टली होगा। मतलब पहले तुम मान रहे हो कि तुम वाटर सोल्यूबल करने की कोशिश करके वो थोड़ा सा लीनियर फॉर्म में जा रहा है, मगर वो लीनियर फॉर्म 1 सेकंड के लिए जाके भी उसके बाद, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट टाइम के लिए जाके जाने के बाद उसमें एब्रप्टली या फिर रैंडमली, कुछ भी मान लो, रैंडमली मान लो, वो फिर से क्या होगा, उसमें क्लॉटिंग आ जाएगा, और क्लॉटिंग के वजह से ये फिर से ज्यादा वाटर इनसॉल्युबल बन जाएगा। तो इसका तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि तुम्हारा चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रिड्यूसिंग नेचर स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फॉलोइंग। अब देखो, तुम्हें पता है कि जितना ज्यादा तुम ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाओगे, तो डाउन द ग्रुप जाने में क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने में तुम्हारा जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, Tl+ और Tl3+ में Tl+ से ज्यादा स्टेबिलिटी किसका है, Tl+ का Tl3+ से। तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है कि स्टेबिलिटी ऑफ Al+ एल्यूमिनियम+ Al3+, और ये भी तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एल्यूमिनियम, क्योंकि Al+, क्योंकि ये एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम इतना ज्यादा नीचे नहीं है, तो स्टेबिलिटी Al3+ का Al+ से ज्यादा है। उसके बाद रिड्यूसिंग नेचर बोला है। रिड्यूसिंग नेचर में तो मैंने बोला कि Tl+ ज्यादा है, तो ज्यादा स्टेबल है Tl3+ से। तो ये क्या करना चाहेगा, ये तुम्हारा Tl+ फॉर्म में रहना चाहेगा, ये रिड्यूस नहीं होगा, तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब रिड्यूसिंग नेचर ऑफ Al+, देखो Al+ और Al3+ में, Al+ में रिड्यूसिंग नेचर मतलब खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा। अब खुद ऑक्सीडेशन स्टेट पाने के लिए, हाँ, खुद ऑक्सीडेशन स्टेट पाने के लिए Al+ क्या है, एल्यूमिनियम 3+। एल्यूमिनियम 3+ मतलब ये तीनों इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये स्टेबल नियोन
ये नियॉन गैस का मतलब नियॉन गैस का कॉन्फ़िगरेशन में बैठा हुआ है और ये एल्युमिनियम प्लस है। तो ये तो मतलब ये एल्युमिनियम प्लस है, ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना चुका है ऑलरेडी। नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की तरह बना चुका है। अब नियॉन को तुम कोई बोल सकते हो कि छोड़ने के लिए, वो तो नहीं छोड़ेगा। मगर एल्युमिनियम के पास Al प्लस के पास अभी भी दो एस इलेक्ट्रॉन है, दो एस इलेक्ट्रॉन है जो कि वो छोड़ सकता है। तो इसका तो रिड्यूसिंग नेचर का कॉन्सेप्ट एल्युमिनियम प्लस का ज्यादा है rather देन एल्युमिनियम 3 प्लस का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये आएगा फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द सेक्शन कंटेन्स 5 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। 5 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है द आंसर टू द, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया। आसान क्वेश्चन मतलब देखो, V2O5, Cr2O3, Mn2O7, V2O3, V2O4, ये पांचों कंपाउंड्स है। अब पांचों कंपाउंड्स पे तुम्हें पता है कि एसिडिक ऑक्साइड कोई होता है और कोई होता है बेसिक ऑक्साइड, कोई होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब V2O5 क्या है? V2O5 में आज नहीं बोल रहा हूँ डिटेल्स में, ये एम्फोटेरिक, क्योंकि ये टाइम लग जाएगा अगर मैं एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड ये सब समझाने सकूं। मेन तो ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल होता है। Cr2O3 ये क्या है? ये तुम्हारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये बेस की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि इसके एसिडिक सॉल्यूशन लेके देखो। Mn2O7 ये क्या है? Mn2O7 है एसिडिक ऑक्साइड। ये दोनों क्या है? बेसिक ऑक्साइड। ये भी है बेसिक ऑक्साइड। तो इन पांचों में से Mn2O7 जो है वो तुम्हारा एसिडिक ऑक्साइड। तो x इजिकल टू 1 है। तुम्हारा बोला है कि x प्लस वाई नंबर ऑफ ऑक्साइड्स व्हिच आर एसिडिक इन नेचर, वो x है। अब देखो और एक कंपाउंड दिया है CO, ये डाई एमीन है। डाई एमीन कैसे होता है? ये NH2 ये NH2 ये CH2 इधर एक CH2 है, इधर एक CH2 है। इसमें कोवेल्ट आता है, इसमें कोवेल्ट आता है, और एक कोवेल्ट है ना, और तीनों है। तो ये ऐसे होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये दोनों इधर CH2 है, इधर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, इधर दोनों CH2 है। तो ये कॉम्प्लेक्स ऐसे बनाता है, ठीक है। और इधर क्या बोल रहा है कि ये दो है, तो और SO4 3 माइनस है। अब क्वेश्चन में देखो, SO4 का तुम्हें पता है, SO4 2 माइनस और 3 3 तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ SO4 है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज क्वांटिटी क्या होगा? -6। तो इसका काउंटर बैलेंस करने के लिए इसका +6 आएगा। सीधा मुद्दा है ना, इसका +6 आएगा। और +6 दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए है, मतलब कोबाल्ट En होल 3 का 2 के लिए +6 है। तो 2 के लिए अगर +6 है, तो अगर मैं बोलूं कोबाल्ट En होल 3, तो इसके ऊपर मेटल के ऊपर +3 आएगा। और अच्छे से जान लो कि प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी वैलेंसी मतलब कि मेटल आयन के ऊपर जितना चार्ज है, मेटल आयन के ऊपर जितना चार्ज है, तो इसका +3 है, तो y इजिकल टू 3 आ रहा है, और x इजिकल टू 1 आ रहा है। तो x प्लस वाई कितना होगा? x प्लस वाई इजिकल टू 4। ठीक है। तो इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट? C4H10 मतलब ब्यूटेन। बोला है 174। देखो पहले तो इसके लिए मैं बोलता हूँ हमेशा मोल्स में लेके चलो, और उससे भी पहला काम क्या है? पहला काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, रिएक्शन को दोबारा लिख लो। तो C4H10 प्लस 13/2 ऑक्सीजन से 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है। तो C4H10 174 ग्राम है। और इसका अगर मैं मोल्स देखूं, देखो पहले तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। तो मॉलिक्यूलर, क्योंकि मोल्स में करने के लिए ग्राम से मोल्स में निकालने के लिए तुम्हें मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। और C4H10 का कार्बन का क्या आता है? 4 कार्बन, तो 12 इंटू 4 48 प्लस तुम्हारा आएगा 10 इंटू 1, तो 58 आ रहा है। 58, तो 58 इंटू 3 का 174 हो जाता है, मतलब इसका 3 मोल्स दिया है। वो रिएक्ट करते हैं 320 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन का क्या होता है? 32। तो इसका कितना मोल्स होएगा? 10 मोल्स आएगा। अब देखो तुम्हें अच्छे से पता है कि रिएक्शन से क्या हो रहा है। 32 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ C4H10 ब्यूटेन के साथ। और इधर तुम्हारा क्या है? 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करेगा? देखो सीधी देखो, 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमें चाहिए 1/13/2 इंटू 10, मतलब 20/13। 20/13 मोल्स ऑफ 20/13, क्योंकि इधर लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो 20/13 मोल्स ऑफ क्या चाहिए? ब्यूटेन चाहिए। तो अगर इसका अब देखो 1 मोल ऑफ ब्यूटेन 5 मोल्स ऑफ वाटर बोला है ना, 5 मोल्स ऑफ वाटर देता है। तो इधर 20/13 मोल्स ऑफ ब्यूटेन कितना देगा? 5 इंटू 20/13 मोल्स ऑफ वाटर देगा।
मतलब 100/13 मोल ऑफ वाटर। अगर 100/13 मोल्स ऑफ वाटर दे रहा है तो बोला है, अब देखो ये क्या है, मोल्स में है। अब तुम्हें पता है, अच्छे से पता है कि मोल से तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम मोल इनवर्स। और अगर मैं बोलूं मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना आएगा, मास ऑफ वाटर के लिए तुम्हें इधर से डायरेक्ट वो कर दो, ग्राम मोल इनवर्स है ना। तो 100/13 इंटू 18 तुम्हारा क्या है, ग्राम ऑफ वाटर। वाटर, और तुम्हें अच्छे से पता है डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू 1 ग्राम पर ml वाटर का। तो इसका जो मास होता है उसका वही वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, 100/13 इंटू 18। 100/13 इंटू 18 में अगर करो, 100 इंटू 18, तो इसका 138.46, इसका 138.46 मिलीलीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये आएगा 138.46 मिलीलीटर। ठीक है, तो 22 का हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन मेजर आर इन द फॉलोइंग मेजर। अच्छा आर पूछा है, अच्छा आर ये वाला है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि पहले तो तुम्हारा एक कीटोन दिया है, कीटोन क्या है, ये कीटोन के साथ तुम्हारे PCl5 दिया है। अब अच्छे से रिएक्शन को देख लो, रिएक्शन क्या होता है। देखो मैं तो पहले सीधा सीधा बोल रहा हूँ, COCH3, जिसको थोड़ा सा ऐसा पसंद है तो ये सबको ज्यादा पसंद आएगा, फर्स्ट मेथड। तो COCH3 ये क्या करेगा, PCl5 ये एक ऐसा एजेंट है, वो वाटर एलिमिनेशन एजेंट करता है। और इसके जगह ये ऑक्सीजन हटके दो क्लोरीन लग जाएगा। और इसके बाद दो इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम NaNH2 है। तो दो इक्विवेलेंट ऑफ NaNH2 अगर है तो ये क्या करेगा, बेस की तरह काम करेगा। और बेस कहाँ पर है, ये क्या पकड़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन को पकड़ना चाहता है, या फिर मैं अच्छे से बोलूँ तो एसिडिक हाइड्रोजन को। बेस क्या पड़ता है, एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ता है ना। अभी इधर देखो CH3 है, तो इधर से CH2, एक हाइड्रोजन ऐसा है तो एक हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। और पकड़ के, ये फिनाइल रिंग है, दो क्लोरीन है, और CH2 माइनस आएगा, और ये इधर से जाएगा, एक क्लोरीन को हटा देगा। तो ये बन गया, ये एक क्लोरीन और ये CH2। फिर से इधर से एक NaNH2 आएगा, क्योंकि दो इक्विवेलेंट दिया है, तो ये सेकंड इक्विवेलेंट है। तो सेकंड इक्विवेलेंट, फिर से इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ऐसे होगा और ये बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ट्रिपल बॉन्ड के बाद P2H6 H2O2 दिया है, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रिएजेंट दिया है। एंटी मार्कोनिकॉफ रिएजेंट भी कैसे दिया है, क्या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दिया है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को और एंटी मार्कोनिकॉफ एक साथ आ रहा है, मतलब क्या है, बगल में जहां पर लेस स्टेबिलाईज, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम हो, उधर जाके अटैक करेगा। और एक्सेस में दिया है, एक्सेस मतलब ऐसा नहीं है, ये दिया है। तो पहले तो ये OH लगेगा पहले, उसके बाद भी और एक OH लगेगा, ये OH और ये OH आ गया। अब दोनों मिला के पहले तो एक से वो हटा दो, तो इसमें क्या होगा, लास्ट में जो कंपाउंड होगा ये CH2CHO। तो इसका जो फाइनल कंपाउंड आ रहा है ये आएगा KHCH2 CHO, ये कंपाउंड आ रहा है। अब पूछा है कि नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज, एक तो एल्डिहाइड का जो कार्बन सेंटर है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और इधर तुम्हारा बेंजीन का हर एक सेंटर है, तो इधर तो 6 सेंटर आ रहा है। तो टोटल अगर मैं आंसर बोलूं तो इसका क्या आंसर होगा, 7। ठीक है। और एक ना कीटोन और PCl5 का रिएक्शन देख लेना, मैं एक बार अच्छे से, मतलब थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूँ कि ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन भूखा होता है फास्फोरस का, क्योंकि ऑक्सीजन और फास्फोरस का जो बॉन्ड होता है वो बहुत तगड़ा बॉन्ड होता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, पहले तो फास्फोरस के ऊपर अटैक करता है, और फास्फोरस पीसीएल में एक बार रिएक्शन दिखाता हूँ, देखो। ये मान लो तुम्हारा कोई कीटोन है, R1 R2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर किसी को कुछ नहीं पता हो तो कैसे अप्रोच होता है, तो PCl5 ना ऐसे एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो पहले तो तुम्हारे पास ये Cl पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल सेंटर की तरह है ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो वो क्या अटैक करेगा, फास्फोरस के ऊपर अटैक कर देगा।
और फॉस्फोरस के ऊपर जब अटैक करेगा, तुम्हारा R1 R2, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो गया क्योंकि अटैक किया, और फॉस्फोरस के ऊपर आया पॉजिटिव। ये क्लोराइड क्लोराइड, ये क्लोराइड। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो PCl6 बोला ना, PCl6 माइनस से मतलब एक Cl माइनस आएगा, Cl माइनस आके इधर अटैक करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस होगा और ये होगा माइनस। सॉरी, ये सेटिस्फाई हो गया। हाँ, इस पे चार्ज नहीं होगा। ये Cl माइनस अटैक किया। Cl माइनस क्यों अटैक किया? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाए। तो R1 इधर आ गया, इधर क्लोरीन आ गया, इधर ऑक्सीजन आ गया, ये PCl4 ये रहा। इसके बाद तुम्हारे मैंने बोला PCl6 माइनस है, PCl माइनस सिक्स से एक क्लोरीन आएगा, ये Cl माइनस भी इधर अटैक करेगा। इधर अटैक करने के बाद, हाँ, इसके इसके चलते ही ऑक्सीजन क्या कर देगा, फिर एक बार इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेशन करते ही R1 R2, एक क्लोरीन था, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, और ये फास्फोरस, क्योंकि इसका जो फास्फोरस ऑक्सीजन का जो डिपाई पिपाई बॉन्डिंग होता है, बैक बॉन्डिंग, वो बहुत स्टेबल होता है। ये चारों क्लोरीन जैसा था जैसा था। ठीक है। और एक बार क्लोरीन आएगा, इधर अटैक करेगा, तो दो क्लोरीन आ गया, इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये तो एक बार हट गया ना, तो इस बार एक हट गया, इधर से एक आएगा, तो इधर से एक आएगा, तो ये POCl3 बन गया, और एक बन गया R1 R2, और दो क्लोरीन। ऐसे होता है। मतलब ये याद रख लेना, फास्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड इतना तगड़ा होता है कि वो एक रिएक्शन को ही मतलब बजा देता है पूरा। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन डमस मेथड 292 मिलीग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यील्ड्स 50 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन एंड 300 केल्विन एंड 715 Hg प्रेशर, और एक्वस टेंशन आई का 15 मिलीमीटर Hg। तो P1 क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? 715 माइनस 15, 700 मिलीमीटर Hg से करोगे, क्योंकि एक्वास टेंशन थोड़ा सा घटा देगा उसको। अब देखो, इसका सिंपल फंडा है, ऐसे ही याद रख लो, P1 V1 T1 इजिकल टू P2 V2 T2। तो देखो, तुम्हें पता है कि तुम्हें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, तो तुम्हारे पहले ना, पहले V2 निकाल लो। पहले वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन निकालो। वॉल्यूम ऑफ V2 निकालने के लिए P1 V1 T1 को पहले लिख लो। V1 P1 कितना दिया है? P1 दिया है 700 मिलीमीटर Hg, इनटू तुम्हारा क्या है? टेम्परेचर है 300 केल्विन, और तुम्हारा इधर है 50 मिलीलीटर नाइट्रोजन। 50 मिलीलीटर नाइट्रोजन है। और उसके बाद तुम्हारा आएगा V2, मतलब P2 नीचे आएगा, P2 नीचे आएगा और T2 ऊपर जाएगा। तो अच्छा, P2 तुम्हारा आएगा, ये तो डमस मेथड में है ना, तो डमस मेथड में इसमें, हाँ, अब देखो, अब T2 और P2 क्या होगा? P2 नीचे था, P2 की जगह तुम्हारा 760 मिलीमीटर Hg प्रेशर आएगा। ठीक है। और ऊपर क्या जाएगा? 273 केल्विन। तो इसका अगर करोगे तो वॉल्यूम क्या निकल रहा है? वॉल्यूम तुम्हारा निकल रहा है जो कि ml में आएगा। तो 700 इंटू 50 इंटू 273, 760 डिवाइडेड बाय 300। 300 ही था ना? हाँ। तो इसका आ रहा है 14.9, 14.9 ml ऑफ नाइट्रोजन। 14.9 ml ऑफ नाइट्रोजन बोला है, और उसमें से तुम्हें निकालना है, तुम्हारा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, और परसेंटेज ऑफ 41.9 ml ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। अब देखो, तुम्हें पता है कि 273 केल्विन और 600, तुम्हारा 760 मिलीमीटर या फिर एक मिलीमीटर Hg, मतलब 180 एम में कितना होता है? वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, मतलब 22400 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन होता है। तो इसका अगर मैं मोल्स निकालने चाहूँ, तो मोल्स कितना आएगा? 41.9 बाई 22400, यही आएगा ना? तो इसका अगर मोल्स आएगा तो 41.9 डिवाइडेड बाई 22400, तो इसका कितना आ रहा है? 1.87 इंटू 10⁻³ आ रहा है। इसका इतना मोल्स आ रहा है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का 292 मिलीग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, उसमें परसेंटेज, अच्छा, इसमें से नाइट्रोजन देखो, तो इसका नाइट्रोजन का वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा? वेट ऑफ नाइट्रोजन, तो इसके इसका जितना आया, इसके इसके साथ तुम 28 कर दो। 28 का मतलब क्या है? 28 का मतलब नाइट्रोजन का 28 होता है, इंटू 28, इसका कितना आ रहा है? 0.052 मिलीग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। अब तुम्हारा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल लो। तुम्हारा 0.052 बाई 292 इंटू 100 परसेंटेज बोला है।
तो तुम्हारा परसेंटेज क्या आ रहा है? 0.0179। इसका परसेंटेज आ रहा है 0.0179%। इसका शायद ऐसे ही कुछ आएगा। 0. अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ग्राम में हो रहा था ना, ये ग्राम में आएगा। तो ये अगर ग्राम में आएगा तो इसके साथ ये मिलीग्राम में है, मिलीग्राम से तुम ग्राम में कन्वर्ट करो तो 0.029, मतलब इसके साथ और 10 क्यूब ऐड होगा, मतलब 17.9% होगा। इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 17.9%। तो 17.9% इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि बफर सोल्यूशन है 0.1 molar NH4Cl and 0.1 molar NH4OH. If 0.05 molar HCl is added in the solution, the change in pH is x into 10 to the power 1। ठीक है, अब देखो, तुम्हें अच्छे से पता है कि NH4Cl और NH4H है। तो NH4Cl एक तो सॉल्ट है, पहली बात तो इसका दिया है, तो और 0.1 मोलर, और तुम्हारा 0.1 मोलर क्या है? NH4OH। और हेंडरसन एसेंशियल इक्वेशन से क्या बताया? पीएच इजिकल टू पीकेबी, सॉरी पीओएच इजिकल टू पीकेबी माइनस या फिर लॉग ऑफ सॉल्ट बाई बेस। अब देखो रिएक्शन, देखो NH4OH के साथ जब तुम थोड़ा सा HCl ऐड करोगे, और तुम्हारा नीचे क्या है? NH4Cl है। तो तुम्हारा पहले क्या था? 0.1 मोलर था, और ये 0.1 मोलर था, और ये था 0.1 मोलर। अब हाँ, अगर तुम इससे इससे तुम पीएच निकालना चाहो, इससे पीएच इजिकल टू 14 माइनस पीके, 14 माइनस क्या होता है? पीओएच। तो पीएच क्या हो रहा है? 14 माइनस पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट और बेस। सॉल्ट कितना है? 0.1, बेस कितना है? 0.1। तो लॉग ऑफ 1 इजिकल टू 0 होता है, तो पहले तो पीएच इजिकल टू पीकेबी आता है, सॉरी पीओएच, पीओएच इजिकल टू पीकेबी आ रहा है। तो ये तो सॉरी, ये तो गया। तो पहला, जब तुम HCl ऐड नहीं किया तब तक pH इजिकल टू 14 माइनस पीकेबी था, 14 माइनस पीकेबी था। ठीक है, अब इधर जब तुम ऐड कर दिए, ये 0.05 ऐड कर दिए, तो इसका जब रिएक्शन होगा तो NH4Cl कितना बन रहा है? 0.15 मोलर बन रहा है, और NH4H तो 0.1 मोलर ही था, क्योंकि जितना ज्यादा क्लोरीन माइनस आएगा उसका NH4OH और HCl रिएक्ट करके NH4 बनाएगा। तो इसका, सॉरी, इसका जब तक तुम टाइम इजिकल टू 0 जाओगे, तो इसका भी टाइम इजिकल टू, जस्ट अ सेकंड, हाँ, टी इजिकल टू 0 से टी इजिकल टू टी तक जाओगे तो इसका 0.05 खर्च होगा, और इसका तुम 0 हो जाएगा, 0 होके 0.15 बना देगा, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इधर अब तुम निकालोगे तो पी ओ एच इजिकल टू कितना होगा? पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कितना है? सॉल्ट है 0.15 बाई तुम्हारा 0.05, यही तो है ना? हाँ, ये अगर है तो इधर से तुम लिख सकते हो पीकेबी, पीएच क्या होता है? पीएच इजिकल टू 14 माइनस पीओएच होता है। तो पीएच कितना होगा? पीएच होगा 14 माइनस पीकेबी माइनस लॉग ऑफ 3 आ रहा है, माइनस हो रहा है ना, हाँ, माइनस हो रहा है। अब ये पीएच 1 था, ये पीएच 2 था, तो 14 माइनस पीकेबी माइनस लॉग 3 का वैल्यू कितना है? 0.48। अब तुम्हें डेल्टा पीएच चेंज इन पीएच देखने बोला है, डेल्टा पीएच चेंज बोला है, तो pH 1 माइनस pH 2, pH 1 माइनस pH 2, pH 1 क्या है? 14 माइनस पीकेबी, और इसका कितना आ रहा है? -14 प्लस पीकेबी प्लस 0.48। तो इसका ये गया, इसका क्या आंसर आ रहा है? 0.48। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका आएगा 0.48। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है 0.48। तो यही था। मतलब थोड़ा सा वीडियोस लेट आ रहा है, उससे मतलब थोड़ा सा काम का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए लेट हो रहा है। तो मगर मैं सारे अपलोड कर दूंगा, मतलब 2-3 दिन टाइम दो, वो हो जाना चाहिए, मतलब सच में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्राई तो करता हूँ बेस्ट की, ऑल द बेस्ट सबसे ज्यादा जल्दी हो जाए, मगर थोड़ा सा वो इशू तो आ ही जाता है थोड़ा सा। और इसके बाद वेस्ट बंगाल जॉइंट का भी वो मैं करने वाला हूँ थोड़ा सा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी ढूंढ निकालने के लिए टाइम लग रहा था। और इसके बाद वाला जो आएगा वो 8 अप्रैल का आएगा, वो आज ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो इसका 7 अप्रैल, वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आसानी लगा। मगर किसी को आयनिक इक्विलिब्रियम में जहां तक सुना है कि आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अजीब लगा, या फिर लोगों को एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड,
या फिर एसिटिक ऑक्साइड, ये तो तीनों पहचानने में, क्योंकि ऑर्गेनिक जो आया था, ये ऑर्गेनिक का लेवल बहुत ही आसान आया था, मतलब बहुत ही घटिया आया था, मतलब आसान आया था। तो इसका इतना ही था। अच्छे से, मतलब जिन लोगों का 7 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 में था, तो वो क्रॉस चेक कर सकते हैं क्वेश्चन। बाकी शिफ्ट का आने वाला है। 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और यहाँ ये ना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें मैं एक एकेडमी से ही क्वेश्चंस दिया हूँ, सीधी बात है। खुद तो एक एग्जाम नहीं दिया ना, तो सीधी बात है, इसमें क्वेश्चंस में थोड़ा सा गलती हो सकता है, या फिर कुछ ऑप्शंस में इधर उधर हो सकता है। तो वो संभाल लेना, मतलब वो देख लेना कि हर एक परफेक्ट क्वेश्चन तो जब तक सॉल्यूशन, मतलब जब क्वेश्चन रिलीज होगा तभी पता चलेगा। ठीक है, तो यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो इतना ही था। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाद मतलब शेयर भी कर देना। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द जेई एडवांस, फॉर जेई एडवांस उसमें ज्यादा फोकस करो, मेन से ज्यादा वो बेटर होता है। ठीक है। ओके बाय।